हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो सी सेट यानी यूपीएससी प्रीलिम्स में जो जीएस पेपर सेकंड होता है, किस तरीके से वो आपके यूपीएससी गोल में एक बाधा बना हुआ है। हमने ये भी देखा था कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जीएस के फर्स्ट पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, जो कट ऑफ थी उससे बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, लेकिन सी सेट के चक्कर में वो अपने यूपीएससी के यानी आईएएस पीसीएस के अपने गोल से काफ़ी पीछे रह गए। तो हमने वो चैलेंज डिस्कस किए थे। आज के हम वीडियो में उसके कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम सी सेट के जो चैलेंज है उसको दूर कर सकते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य आईएएस पीसीएस थोड़ा सा नज़दीक पहुंच सकें। तो पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। ये सी सेट का सिलेबस है, ये मैंने ऑफिशियल यूपीएससी के नोटिफिकेशन से लिया है। इसमें आपके ये 5-6 पॉइंट है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक पैराग्राफ होता है, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, उसके आंसर आपको देने होते हैं। तो इसके आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं आपके 25 से 30 क्वेश्चन। फिर होता है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन आजकल ज़्यादातर यूपीएससी नहीं पूछती है, ये ज़्यादातर पीसीएस वगैरह में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अब इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल निल हो गए हैं यूपीएससी के सी सेट में। फिर है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ये हो गया रीजनिंग, इसके भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। फिर है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके भी क्वेश्चन जब ये सी सेट शुरू हुआ था तब तो आते थे, लेकिन अब इसके क्वेश्चन भी अब कई सालों से एक भी देखने को नहीं मिला है। तो यानी ना ये क्वेश्चन आते हैं इसके, ना फिर इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा बेसिक न्यूमरेसी यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। इसमें डिटेल सिलेबस तो नहीं दिया हुआ है, बस सिंपल से है वो नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ईटीसी, क्लास 10th लेवल का, यानी आपको क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स आनी चाहिए। इसके बाद है दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट बने होते हैं, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, यानी मेनली डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और वो भी क्लास 10th लेवल के। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब काफ़ी आने लगे हैं जो डाटा के क्वेश्चन है, और इसी में बच्चे मात खा जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े देखने में लेंथी होते हैं और थोड़े ग्राफ देख के भी डर लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी ईजी और एक ही क्वेश्चन के उस पर 4-5 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आसान होते हैं वैसे तो हम इसी के बारे में आगे देख। ये हिंदी में दिया हुआ है सिलेबस। ये मैंने पिछले जब से सी सेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसके पेपर का एनालिसिस किया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने उनको 2 कैटेगरी में बांटा है। एक होता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो पैराग्राफ आते हैं जिसके आपको आंसर देने होते हैं, और दूसरा है मैथ और रीजनिंग, एक जगह बैठा है मैंने। तो क्वेश्चंस के आप देख सकते हैं 2022 में कॉम्प्रिहेंशन से आए थे 27 क्वेश्चंस, और मैथ और रीजनिंग के थे 53 क्वेश्चंस। तो अब देखिए ये पेपर होता है आपका 200 नंबर का, और जिसमें आते हैं 80 क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन होता है आपका 2.5 मार्क्स का, और आपको मिनिमम नंबर लाते होते हैं 67 या 67 68, आप जो भी माने। 33% होता है तो 67 आपको मिनिमम नंबर लाने हैं। यानी यदि आप 27 क्वेश्चन केवल पैराग्राफ के करते हैं और उसमें 2.5, यानी आपके यदि सारे 27 के 7 क्वेश्चन सही होते हैं और तब आप इसमें 2.5 नंबर लेते हैं, तो आपके नंबर बैठते हैं लगभग 67 या 68। वो भी कब आएंगे, जब आपके सारे के सारे क्वेश्चन ही सही होंगे। यानी आप इस चीज़ से ये तो देख सकते हैं कि केवल कॉम्प्रिहेंशन के बेस पर आप ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। आपको मैथ और रीजनिंग पे जाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी इससे भाग लें, चाहे आप सोच लें कि मुझे मैथ नहीं आती तो मैं कैसे करूँगा, लेकिन आप मैथ और रीजनिंग से भाग ही नहीं सकते, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में आंसर देखने में लगते हैं कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन जब आंसर उसके देखने बैठते हैं तो हम कुछ और आंसर सोचते हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके हिसाब से कुछ और आंसर निकलते हैं, और जब यूपीएससी अपनी आंसर की रिलीज़ करती है तो कुछ अलग ही आंसर निकल के आते हैं। तो इसलिए इनमें आंसर में बहुत ज़्यादा वैरी करता है, किसी का कुछ परसेप्शन होता है, किसी का कुछ परसेप्शन। तो इसमें क्वेश्चन एकदम एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। तो आपके 27 के 27 क्वेश्चन सही होना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आप कॉम्प्रिहेंशन के बेस पर कभी इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो आपको मैथ और रीजनिंग पर वापस जाना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस मोस्टली इसी के अंडर आते हैं।
2021 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 27 क्वेश्चन थे, यानी फिर भी नहीं कर सकते। 2020 में और भी कम, केवल 24 क्वेश्चन। 2019 में 30 क्वेश्चन, यहाँ थोड़े 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते पूरी तरीके से। 2018 में 26 क्वेश्चन, 2017, 16, 15, 14, 13 में भी दे रखे 30, 30, 32, 33 और 38। जब ये स्टार्ट हुआ था तो लगभग 38-40 क्वेश्चन, यानी बिल्कुल आधे क्वेश्चन इससे आते थे। तो पहला पैटर्न थोड़ा सा ऐसा था कि आप कॉम्प्रिहेंशन करके और 2-1 क्वेश्चन मैथ के करके आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते थे। लेकिन अब पिछले कुछ 3-4 सालों से इसका पैटर्न इस तरीके से हो गया है कि आप कॉम्प्रिहेंशन से इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। और मैथ जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी अब जनरल अंडरस्टैंडिंग में आने लगे हैं। ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते कि आप फॉर्मूले रखें और आपको आंसर मिल जाए। तो इसमें भी आपको जनरल रूल्स लगाने होते हैं मैथ के। कोई भी शॉर्ट ट्रिक इसमें काम नहीं कर पाती है ज़्यादातर। तो आपको मैथ के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इस पेपर को सॉल्व करने की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उससे पहले आपको अपनी एनालिसिस और स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को एनालिसिस करना होगा कि आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप यूपीएससी का कोई भी एक पुराना पेपर उठाइए, उसको सॉल्व करिए। जैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें टाइम बाउंडेशन आप 2 आवर्स मत रखिए। इसको आपको किस तरीके से करना है, पहले आप सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए। और यहाँ सारे सॉल्व करने से मतलब ये नहीं है कि आप जैसे 27 क्वेश्चन है तो 27 के 27 पे टिक लगाई थी। आपको जो क्वेश्चन सही आ रहे हैं आप उसके सही आंसर लगाइए, जो आपको नहीं आते उनको नहीं भी लगाइए, छोड़ दिए भी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और जो आपको थोड़ा डाउट में लग रहे हैं उनके भी आंसर आपको लगाने चाहिए। तो इस तरीके से कायदे से जिस तरीके से पेपर सॉल्व किया जाता है उसी तरीके से आप पहले सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए और देखिए आप कितने टाइम में उनको कर पा रहे हैं, इसको नोट कीजिए। इसी तरीके से फिर आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो जो आपसे हो पा रहे हैं उन्हें कीजिए, जो नहीं हो रहे उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये नहीं है कि सारा टाइम उसमें लगा रहे हैं। और जो थोड़े से डाउट में है उसमें आप कुछ करके या कुछ थोड़ा सा तो 2 आंसर में 1 लगना तो आप लगा सकते हो, तो फिर उनका भी टाइम नोट कीजिए। और फिर देखिए आपकी परफॉर्मेंस, इनकी जो आप पेपर करेंगे इसके आंसर की भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। फिर आपने आंसर मिलाइए और कितने देखिए कितने सही आ रहे हैं, कितने आपके गलत हैं। फिर अपनी परफॉर्मेंस देखिए किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन में कितनी एक्यूरेसी आ रही है। आप जैसे यदि 27 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो देखिए अपनी परफॉर्मेंस कैसी है। मैथ और रीजनिंग में देखिए आपकी सॉल्विंग एबिलिटी कैसी आ रही है, आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। यदि क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन को आपको करने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये सब आप अपने आप चेक कीजिए, तब आप अपने आप देख सकते हैं कि आप कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा अच्छे हैं या फिर मैथ और रीजनिंग में। करना आपको दोनों ही पड़ेगा, लेकिन आपको पहले देखना होगा कि आप किस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे हैं, ताकि उसी तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपनी। तो इस करने के बाद आपको फिर ये नीचे स्टेप दिए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप अपने आप देख लेंगे कि आप कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा अच्छे हैं या मैथ और रीजनिंग में। तो उसके बाद स्ट्रेटजी आपकी 2 कैटेगरी में बांटी है। हु आर कंफर्टेबल इन मैथ और रीजनिंग, जो मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल है उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उन्हें डेली 1 घंटा कम से कम मैथ और रीजनिंग को देना ही चाहिए। कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं, किसी भी राइटर की, सी सेट से रिलेटेड होनी चाहिए बस। आप उसके क्वेश्चन रोज सॉल्व कीजिए थोड़े थोड़े, 1 घंटे बस। ज़्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं जब आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दीजिए, वो सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। तो आपको कम से कम डेली 1 घंटा इस पर देना होगा। इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स के जो भी बेसिक फार्मूलाज हैं उनको एक जगह कलेक्ट करके रखना होगा, ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है लास्ट टाइम पे आप उन फार्मूलाज को रिवाइज कर सकें, ताकि वो लास्ट में कुछ हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। इसके अलावा यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके लगभग 5-6 साल के आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने की आपको टेक्निक पता पड़ सके। इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले आपको 4-5 मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने चाहिए। तो इनको प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, आपको इन 100 मिनट्स में सॉल्व करना है। आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें होते हैं 120 मिनट, लेकिन आपको 120 मिनट नहीं लेने हैं घर पर। घर पर आपको सॉल्व करने के लिए केवल 100 मिनट लेने हैं। तो 20 मिनट से आपको एक तो थोड़ा सा टाइम गैप इसलिए रखना चाहिए क्योंकि पेपर का थोड़ा प्रेशर भी होता है। तो वहाँ यदि आप एक्स्ट्रा टाइम मार्जिन लेके चलेंगे तो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल साबित होगा। और इसके अलावा एग्ज़ाम में आपको ओएमआर शीट पे सर्कल भी बनाने होते हैं, और उन सर्कल को भरने में भी बहुत टाइम लग लगता है।
तो इसलिए घर पे जो आप सॉल्व कीजिए वो 100 मिनट के अंदर अंदर करने की कोशिश कीजिए। जो एग्ज़ाम में सॉल्व करने का आपका तरीका होना चाहिए, वो जो केवल मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उनको पहले मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन पे पहले ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन टाइम बहुत ले जाता है। इसलिए आपको पहले मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो आपको सही तरीके से आ रहे हैं। जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो आप सारा टाइम उसी में ख़त्म कर दें। उसको करने के बाद जब मैथ रीजनिंग का आपका हो जाए, कोशिश कीजिए 5 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आप कॉम्प्रिहेंशन के भी कर सकें। वैसे मैथ और रीजनिंग में यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी शायद उसमें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग पता चल जाता है कि जो आपने सॉल्व किया वो आंसर आपका ठीक है या नहीं ठीक है। लेकिन फिर भी आपको 5, 10 या 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के जरूर करने चाहिए। उससे एक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कभी कभी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन धोखा दे जाते हैं, नहीं सॉल्व हो पाते हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक लिंक नहीं मिल पाता है, तो इसलिए आपको कॉम्प्रिहेंशन भी थोड़े बहुत करने चाहिए, लेकिन मेन पहले मैथ और रीजनिंग। फिर दूसरे नंबर पे वो आते हैं जो मैथ और रीजनिंग में सही से कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए क्या है, उनको सॉल्यूशन तो कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं हो सकता, आपको मैथ और रीजनिंग करना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आपको 3-4 आवर डेली मैथ सॉल्विंग के लिए निकालना ही पड़ेगा। किसी भी कोई भी बुक ले सकते हैं आप, ऐसा कोई अच्छी बुक नहीं होती है, तो कोई भी बुक ख़राब नहीं होती है, तो कोई सी भी बुक से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 9th और 10th की जो NCERT है मैथ की, वो ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है कि 9th और मतलब 10th लेवल का आपको मैथ पूछा जाएगा। तो 9th और 10th की यदि आप सॉल्व कर लेते हैं आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा उससे। इसके अलावा आप यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यूट्यूब से। जैसा आपको अच्छा लगे आप किताब से चाहे किताब से करें, यूट्यूब आपको सूटेबल लगे आप यूट्यूब से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले कलेक्ट करके रखनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सारे सॉल्व करने चाहिए। 2013 से सीसेट स्टार्ट हुआ है, तो जब से अब तक जितने भी पेपर हुए सारे आपको सॉल्व करने हैं। उनको देखना है किस तरीके से पैटर्न में आ रहे हैं क्वेश्चन। इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले 10-15 मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, वो भी 100 मिनट्स के अंदर अंदर। ये स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में आप 120 मिनट ही लीजिए, लेकिन धीरे धीरे अपने टाइम को कम कीजिए। पहले पेपर में 120 मिनट, फिर 115 मिनट, ऐसे कर करके जैसे 100 मिनट्स तक लाइए। और आपको यहाँ कोई 100-200 नंबर लेकर नहीं आने हैं 200 में से आप। और टारगेट आपका केवल 66 का नहीं होना चाहिए कि हमें 66 या 67 नंबर लाने हैं। आपका टारगेट 80 या 90 का होना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल मार्जिन पे चलेंगे तो ज़रा भी एक नंबर नीचे हो गया तो आपका सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आप टारगेट 80 और 90 नंबर का लेकर चलिए। ठीक है, सॉल्व करने की आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, आपको पहले सारे कॉम्प्रिहेंशन जो सॉल्व करने हैं आप 50 से 60 मिनट में कर दीजिए। यानी 27-28 जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको सारे करने हैं। सारे या जो भी आप 1-2 आपको टफ लग रहे हैं वो छोड़ के मोस्टली आपको सारे 50 से 60 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर देने हैं। उसके अलावा जो आपका 1 घंटे का टाइम बचता है उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ के ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। ये नहीं आप कोई भी टफ क्वेश्चन उठा लें, पहले पेपर्स को थोड़ा सा एनालिसिस करिए, देखिए आगे तक, और जो जो आपको आसान लगे वो सॉल्व करते जाइए। तो 50 मिनट के अंदर अंदर आपको मैथ के भी 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और 10 मिनट आप उसके लिए मार्क के लिए लगा सकते हैं, जो सर्कल मार्क करने होते हैं। तो ये आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी है जो मुझे सही लगी थी, आप इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से गेन किया, मैंने 4 बार सीसेट का एग्ज़ाम बिना किसी प्रॉब्लम के क्रैक किया। चारों बार मेरी यही स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग में कंफर्टेबल था, तो मैं हमेशा मैथ पहले सॉल्व करता था, और लास्ट में जब मुझ पर टाइम होता था तो मैं 4, 5 या 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के भी जरूर सॉल्व करता था। कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन नोट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए, एक तो मैथ में आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं देखनी है। जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल होती हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या आपको जैसे दिखाते हैं कि 512 का आपको यदि स्क्वायर निकालना है तो अलग अलग तरीके की ट्रिक होती है कि 5 लीजिए, 2 लीजिए, ऐसे करिए, उससे आसान निकल जाएगा। आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं याद रखनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अलग अलग शॉर्ट ट्रिक होती है, आप शॉर्ट ट्रिक याद करते करते पागल हो जाएंगे। इसलिए अपने बेसिक रूल्स को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ के, उन्हें क्लियर रखिए। जैसे 512 का स्क्वायर आपको निकालना, तो 512 की 512 मल्टीप्लाई कीजिए सीधा। याद रखने की क्या ज़रूरत है कि पहले ऐसे करना है फिर वैसे करना है। सीधे जो बेसिक रूल्स हैं उनको याद रखिए।
तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बिलीव रखना है। यूज़ ऑप्शन से सॉल्व क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैथ के ऐसे होते हैं जो हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देख के भी आप आंसर को देख सकते हैं कि शायद इससे मतलब उल्टा सॉल्व कीजिए, यहाँ से ऑप्शन लीजिए, उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, तो ऐसे भी कुछ सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। यूज़ कॉमन सेंस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप ऑप्शन देख के सीधे अनुमान लगा सकते हैं कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो उनको एलिमिनेट कीजिए। तो ये कॉमन सेंस होता है कि आप जो जो आपका बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हो ही नहीं सकता, तो उनको एलिमिनेट कर दीजिए सीधे। गिव एनफ टाइम टू सी सेट। ये तो है ही है, सी सेट के लिए आपको पर्याप्त टाइम देना है। और मार्क OMR शीट कंटिन्यूसली एंड प्रॉपरली। जब आप एग्जाम सॉल्व करते हैं, आपको OMR शीट को बीच बीच में मार्क करते रहना चाहिए। जैसे आपके 10-15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो जल्दी से पहले वो मार्क कर दीजिए OMR शीट में। और सही तरीके से मार्क होने चाहिए, क्योंकि यदि प्रॉपरली मार्क नहीं हुए तो आपका वो क्वेश्चन काउंट नहीं होता है, तो आपको उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए सही तरीके से मार्क कीजिए, बीच बीच में करते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं बच्चे की बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जब लास्ट में एग्जाम छूटने में 5 या 10 मिनट बचती है, तब वो मार्क करने की कोशिश करते हैं, उसमें वो मार्क भी इधर उधर कर देते हैं, सही तरीके से पूरे मार्क भी नहीं हो पाते, तो पूरे पेपर की मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए बीच बीच में मार्क करते रहिए, ताकि प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होता रहे। ठीक है, आपको स्ट्रेटजी जैसी लगी हो आप इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं जो सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उसमें मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस करूँगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से मैंने सॉल्व किए थे, और कम से कम टाइम में आप मैथ और रीजनिंग को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। कॉम्प्रिहेंशन मैं ना करता हूँ, ना मुझे इतना विश्वास है उसमें, तो इसलिए मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं करूँगा, केवल मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूँगा मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।